हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है या हार्ट फेलियर की जो पैथोफिजियोलॉजी, उसके सिम्टम एंड उसका डायग्नोसिस, ये सब हम जान चुके थे। और आज जैसे कि मैंने कहा था, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के बारे में कि कोई पेशेंट अगर हार्ट फेलियर में है या उसका स्टार्ट हो गया हार्ट फेल होना, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उस हार्ट फेलियर की जो लगातार जो ग्रेजुअली वो होता जा रहा है फेल, उसको कैसे रोक सकते हैं, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट फॉलो होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसे जानने से पहले, ट्रीटमेंट को जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि हार्ट फेलियर हमारा क्या था, थोड़ा सा बेसिक्स को जानेंगे और क्या क्या उसमें पोजीशन हो रही थी। देखिए, हार्ट फेलियर क्या था। पहले तो हार्ट का हमने पढ़ा था कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट का फंक्शन होता है बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं उन तक ब्लड को पंप करके पहुंचाना, यानी कि एक प्रकार का पंप है हमारा। और अगर वही पंप क्या हो जाए, काम करना कम कर दे, ठीक है, जो जितनी उसकी पावर पहले थी उतनी पावर वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, उतना पंप नहीं कर पा रहे, तो बॉडी के ऑर्गन्स को क्या होगा, ब्लड क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर प्रोफ्यूजन क्या होगा ब्लड का नहीं हो पाएगा। तो वो जो कंडीशन होगी वो हार्ट फेलियर वाली कंडीशन होगी, ठीक है। यानी कि जैसे कि हार्ट हमारा पहले 70 ml पर बीट में पंप कर रहा था, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था 70 ml कर रहा था पंप, ठीक है, ब्लड को। अब वो घट के 50 हो गया है, 40 हो गया है, 30 हो गया है, ऐसे करके अगर वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, उसकी पावर कम होती जा रही है, तो ये कंडीशन हमारी कौन सी कहलाएगी हार्ट फेलियर की कंडीशन। अब देखिए होता क्या है। देखिए, हार्ट जब तक नॉर्मल काम कर रहा है तब तो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फिट है, बढ़िया है। लेकिन जब हार्ट ने अगर ये पोजीशन स्टार्ट कर ली कि पहले 70 ml पंप कर रहा था, अब वो पंपिंग पावर जो है उसकी मसल्स जो है किसी वजह से, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई या उसमें इस्चीमिया हो रहा है, किसी वजह से जो मायोकार्डियम है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी कम हो गई है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होने की वजह से वो ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है। अब प्रॉपर पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, पहला जो कंडीशन होती है वो होती है परफ्यूजन जो होता है। परफ्यूजन क्या है, हमारा बॉडी के जो ऑर्गन है उसको मिलने वाला जो रिक्वायर ब्लड है, मतलब जितनी उसको मात्रा चाहिए, वो होता है हमारा परफ्यूजन। ये है हमारा ब्लड का परफ्यूजन। तो जैसे ही ब्लड का जो परफ्यूजन है वो जैसे ही कम होता है तो ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम होगी। तो ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, अब उसी में क्या आता है, हमारा किडनी भी आती है। तो जैसे किडनी में क्या होगा, किडनी में अगर जब ब्लड सप्लाई कम होने लगेगी, ब्लड किडनी को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, किडनी में मौजूद होती हैं जेजी सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, जेजी, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस होता है, उसमें जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसे हम बोलते हैं, या एंजाइम आप कह सकते हैं, उसे बोलते हैं हम रेनिन। किसको रिलीज करता है, रेनिन को। रेनिन को कब रिलीज करेगा, जब किडनी को प्रॉपर क्या है, अपना ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा है। यहाँ से अगर परफ्यूजन कम हो गया है, परफ्यूजन कम होगा, किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, उसमें जो मौजूद जेजी सेल्स होती हैं, इसके बारे में आप अलग से शायद मैं पढ़ा दूंगा बाद में, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस होता है, उसमें सेल्स होती हैं, उसमें से रेनिन सिक्रीट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि रेनिन सिक्रीट हो गया हमारा, ठीक है। अब जो हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, लीवर से एक जो एंजाइम है वो रिलीज होता रहता है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन, उससे रिलीज होता रहता है। अब क्या होता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन और रेनिन मिलके बनाते हैं एंजियोटेंसिन 1। क्या बनाते हैं, एंजियोटेंसिन 1 का फॉर्मेशन करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन से मिलके एंजियोटेंसिन 1 का फॉर्मेशन करेंगे, समझ गया आप, ठीक है। अब एंजियोटेंसिनोजेन फिर ब्लड के सर्कुलेशन में जब घूमने लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया वो, तो जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमने लगेगा तो ये पहुंचता है हमारे लंग्स से होते हुए जाता है। तो लंग्स में से एक एंजाइम निकलता है, इसको बोलते हैं हम ACE। क्या बोलते हैं, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यानी कि ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में क्या है, कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये होता है मेन स्विच। देखिए
ब्लड सप्लाई किडनी को नहीं मिल रही है, उसने ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट किया और होते 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 यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 बना। अब क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या काम करता है, अब जो हमारी वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, उनमें ये क्या करेगा, उनमें रिसेप्टर होते हैं और ये रिसेप्टर पर जाके अटैच हो जाएगा। ये मान लीजिए आर्टरी, ये वेन्स में रिसेप्टर है, उसमें जाके अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद क्या करेगा, वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसकी जो रेडियस है उसको कम करेगा, ताकि क्या हो सके, जैसे कि ये हमारी वेन्स है, ठीक है, यहाँ दिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेगा, ये वेन है हमारी, ये पूरे बॉडी के जो नीचे वाले पार्ट से ब्लड को हार्ट तक पहुँचा रहा है, तो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, ऊपर हार्ट की ओर ज़्यादा जाएगा। तो बॉडी यानी कि क्या चाहती है, बॉडी सिग्नल देना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी ऑक्सीजनेटेड होके बॉडी को मिले। यहाँ पे कुल मिला के जो हमारा बॉडी है, जैसे जो किडनी है वो अपनी तो हेल्प करना चाह रही है, उसके साथ साथ हार्ट की भी वो हेल्प करना चाहती है, ठीक है। यहाँ हेल्प करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ब्लड का जो परफ्यूजन है ऑर्गन तक नॉर्मल हो सके, ठीक है। लेकिन अगर ये पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए, मान लीजिए आप बहुत तेज़ी से आप भागना शुरू किया आपने, तब चलो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, ठीक है, ये पोजीशन आ रही है, या मतलब कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, 10 घंटे 5 घंटे तक ये पोजीशन चलती है, ठीक है। लेकिन अगर ये पोजीशन सालों तक चले, 1 साल 2 साल तक, तो फिर ये क्या करेगा, एक तो बेचारा हार्ट पहले से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और ऊपर से क्या होगा, ये इस पर क्या करेगा, अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, इसका डायमीटर और कम हो जाएगा, पहले इतना चौड़ा था और पतला हो गया, तो जब डायमीटर कम होगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर ब्लड का वो बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। एक तो हार्ट हमारा पहले से कमज़ोर, ठीक है, वो बेचारा पंप नहीं कर पा रहा है, ऊपर से बीपी और बढ़ने की वजह से उस पर और लोड बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, और हार्ट को फेल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एक कंडीशन तक हार्ट झेल जाता है, 10 घंटे 5 घंटे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हार्ट को कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको कंपलसेट कर देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ये चीज़ रहे तो हार्ट हमारा लगातार एक तो फेल होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर लगातार फेल ही वो होता रहता है। तो एंजियोटेंसिन का पहला काम वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, ताकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा ये जाता है हमारी किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। अब एड्रिनल ग्लैंड से ये अटैच होता है यहाँ पे जाके, इस पे ये इसका रिसेप्टर होगा, ठीक है, इस पर जाके अटैच हो गया। अब ये क्या करेगा, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो छोड़ती है किसको, कौन सा एंजाइम को रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन को, किसको, एल्डोस्टेरोन को क्या करती है, रिलीज करता है। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि किडनी से क्या होता है, जो एक्सेस सोडियम होता है किडनी उसको बाहर करती है, लेकिन एल्डोस्टेरोन उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जैसे जैसे फिर एब्जॉर्प्शन सोडियम का बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, और जहाँ जहाँ आपको पता है कि सोडियम जो है हाइड्रोफोबिक होता है, जहाँ जहाँ सोडियम होगा उसके पीछे पीछे वाटर आएगा, और जैसे ही वाटर आएगा तो ब्लड के अंदर, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो जितना ज़्यादा भी वॉल्यूम होगा उतना क्या होगा, हमारा बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, लगातार बढ़ता रहेगा, और हार्ट पे जो है लोड बेचारे पे, जो पहले से मरा हुआ है या मरने की कंडीशन में है, उस पर लोड और क्या है, एक तो यहाँ से लोड बढ़ गया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, और ये यहाँ एल्डोस्टेरोन ने भी इसके ऊपर लोड बढ़ा दिया, तो क्या होगा, मरेगा ही वो तो, ठीक है। वो पहले से ही कमज़ोर है, एक तो वेट इतना उठा नहीं पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, ऊपर से आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर और लोड डाल रहे हैं, ठीक है, बल्कि आपको लोड कम करना चाहिए। अब यहाँ तो बॉडी को थोड़ी ना पता है, बॉडी तो अपना सिग्नलिंग प्रोसेस कर रही है, पूरा मैकेनिज्म है उसका, वो तो लगा हुआ है, वो तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस थोड़ी ना है कि वो समझ जाएगा कि यहाँ हार्ट पे लोड पड़ रहा, नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए चलो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये जो पूरी कंडीशन चलती है तो हार्ट पे लोड पड़ता है, हार्ट फेल होकर ही पेशेंट की डेथ होती है। दूसरा काम ये हो गया। थर्ड इसका जो फंक्शन होता है ये जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसका क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ये,
ठीक है। इस पे इसके रिसेप्टर होते हैं, यहाँ से ये सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसको एक्टिवेट करता है। ADH एंटी डायूरेटिंग हार्मोन। एंटी डायूरेटिंग हार्मोन क्या करता है आपको पता है? ये यूरिनेशन को, जो प्रोसेस हो रही है यूरिन की, वाटर को बाहर निकालने की, उस प्रोसेस को क्या करता है? ये कम करता है। तो उसके वजह से फिर से क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? वाटर और ज़्यादा बढ़ेगा, और वाटर का जब लोड बढ़ेगा बॉडी के अंदर, उसके वजह से क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ेगा और बेचारा फिर से हार्ट हमारा खतरे में पड़ जाएगा। तो ADH क्या करेगा हमारा? ADH क्या करता है? किडनी में जाके H2O का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी यूरिनेशन को कम करता है। बल्कि ठीक है, ये चीज़ उसमें हो गई। तो ये 3 कंडीशन जो है हमारा, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारा यहाँ पे कर रहा है। इन 3 चीज़ों को, तीनों से क्या है? बीपी हमारा लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ दूसरी चीज़ क्या होती है? देखिए, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर होता है एक कैरोटिड साइनस। यहाँ जो हमारा ये है ना, जो ऊपर की ओर ब्लड को पंप करता है, आर्च ऑफ एओर्टा है ये। इसके ऊपर क्या होता है? एक ये यहाँ से मान लीजिए कनेक्ट है यहाँ पे, ये मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है? कैरोटिड साइनस बोलते हैं इसको। ये एक प्रकार का बैरो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर यानी कि एक प्रकार का, मान लीजिए, प्रेशर नापने की मशीन लगी हुई है। एक प्राकृतिक मशीन है, नेचुरल मशीन लगी हुई है, जो प्रेशर को देखती है कि कितना प्रेशर चल रहा है, ठीक है, प्रेशर को मापती है। तो जैसे ही हार्ट पंप करना कम करेगा, तो जो ब्लड सप्लाई ब्रेन तक हो रही थी, ऊपर की ओर जो हो रही थी हमारे, ठीक है, अपर लिम्स में जो सप्लाई हो रही थी, क्योंकि ब्लड यहीं से होता हुआ जाता है ऊपर की ओर, तो ये इसको नाप लेता है कि हाँ, पहले जो प्रेशर था, पहले जब ज़्यादा ब्लड जाएगा ज़्यादा प्रेशर होगा, अब कम हो गया। तो जैसे प्रेशर कम होगा, ये बैरो रिसेप्टर क्या करता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस CNS को क्या करता है? सिग्नल देता है तुरंत कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और जो है ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन की कम हो रही है। तो पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एकदम से क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, और वो सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। अब क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या निकलता है? एक तो एपिनेफ्रिन निकलता है और एक नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है। तो मेनली नॉर एपिनेफ्रिन, यहाँ आप कह सकते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन निकलता है। ये क्या करेगा? एकदम से क्या करेगा? पहले एक सिग्नल इसका जाएगा, हमारा जाएगा आर्टरीज, ये मतलब वही काम करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला काम, यानी कि आर्टरीज को क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक तो हमारा एंजियोटेंसिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब उससे बीपी बढ़ेगा। अब ये पोजीशन, ये भी इसको यहाँ लोड डाल रहा है, तो इससे और बीपी बढ़ेगा। दूसरा काम है इसका, ये जाता है हमारा किडनी के पास, और किडनी को बोलता है भाई जी एक काम करो, और ज़्यादा क्या करो? रेनिन का फॉर्मेशन करो। तो और ज़्यादा रेनिन का फॉर्मेशन होगा, फिर एंजियोटेंसिन बढ़ेगा। तो दो एक तो किडनी खुद बना रही है, ऊपर से ये भी इसके ऊपर लोड डाल रहा है, यहाँ पे भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, तो लगातार क्या हो रहा है? बीपी बढ़ता जा रहा है, बेचारा हमारा हार्ट जो है वो खतरे में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एक थर्ड जो उसका काम होता है, ये जाता है हार्ट पे। हार्ट के पास हमारा रिसेप्टर होते हैं, हार्ट पे ये हमारा हार्ट है, इसके बाद रिसेप्टर होते हैं, β1 रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर पे जाके नॉरएपिनेफ्रिन अटैच होता है, और जैसे इस पर अटैच होगा, ये क्या करता है? बीटा रिसेप्टर पर अटैच होके हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो हार्ट रेट को बढ़ा के कोशिश करता है कि कार्डियक आउटपुट को हम मैनेज कर लें। थोड़ी देर के लिए तो ठीक है भाई, मैंने बताया आपको 10 घंटे 5 घंटे कर लेगा मैनेज, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हार्ट जो है, आप भी हैं, मान लीजिए आपको इमरजेंसी है तो आप भाग लेंगे 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक भी लगातार भाग लेंगे, उसके बाद आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपको फिर क्या होगा? कोई ना कोई प्रॉब्लम, पैर में दर्द जो भी है स्टार्ट हो जाएगा, और आप थक के गिर जाएंगे। वैसे हार्ट है हमारा, वो एक पोजीशन तक तो कर सकता है कि हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो अपना हार्ट रेट बढ़ा के जैसे भी करके कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर लेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर लॉन्ग टर्म तक ये पोजीशन चलती रही तो वो क्या होगा? फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, और
हार्ट फेल हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से धीरे धीरे करते करते, ठीक है। तो यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीटा रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है और हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। अब हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल मिला के हार्ट पे हमारा क्या है, फिर से लोड बढ़ रहा है। तो सारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बेचारी हार्ट पे जाके इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। कुल मिला के बीपी बढ़ रहा है, बल्कि सिस्टम हमारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नुकसान ही हार्ट को हो रहा है। अब है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप। अब देखिए ये अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। तो इसका पहला जो ट्रीटमेंट है, वो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो है हमारा AC इनहिबिटर का। AC इनहिबिटर ऐसे ड्रग होते हैं, अब देखिए यहाँ पे बीपी कौन कौन बढ़ा रहा है, एक तो हमारा बढ़ा रहा है क्या, एंजियोटेंसिन 2, ये हमारा ब्लड प्रेशर को किसी भी तरीके से सारी पोजीशन को बढ़ा। अगर हम इसको ही बनने से रोक दें तो क्या ये पोजीशन होगी, बीपी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो उस पर लोड कम पड़ेगा हार्ट पे, तो वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, ठीक है। तो जो AC इनहिबिटर है वो क्या करेगा कि जो एंजियोटेंसिन 1 यहाँ तक आ रहा था हमारा, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 यहाँ बन गया, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनेगा और 2 के बाद 2 ही सब में काम कर सकता है, एंजियोटेंसिन 1 अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो लंग से निकल रहा था ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये एंजाइम 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा था, और अगर मैं इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दूँ तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा? तो जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं तो आगे बीपी बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसका होता है वो होता है AC इनहिबिटर, और AC इनहिबिटर में जो ड्रग्स आते हैं वो है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, बेंजोप्रिल, रामिप्रिल, ये सब जो है ड्रग्स आते हैं। फार्माकोलॉजी में भी आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, शायद मैं वीडियो बनाऊंगा फार्माकोलॉजी पे अभी आगे। तो कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रामिप्रिल, बेंजोप्रिल, ये सब जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसका, हार्ट फेलियर का। इसको बोलते हैं हम AC इनहिबिटर, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें क्लास 1 में ही आता है जो ट्रीटमेंट है, वो है ARBs। ARBs का मतलब है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब मान लीजिए एंजियोटेंसिन बन तो गया, लेकिन बीपी बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे उसके रिसेप्टर चाहिए, ये रिसेप्टर चाहिए, यहीं पे तो आके अटैच होगा, तब जाके तो एक्टिवेट होगा, यहाँ पे भी रिसेप्टर होगा, तब यहाँ पे भी रिसेप्टर होगा। अगर मैं इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दूँ, यहाँ पे कुछ और आके बैठ जाए, तो क्या एंजियोटेंसिन उस पर अटैच होगा? नहीं हो पाएगा। जब नहीं होगा तो वो क्या अपना काम ही नहीं कर पाएगा। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, डायमीटर भी इसका वहीं मेंटेन होगा, बीपी खुद कम हो जाएगा, यहाँ भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बीपी कम हो जाएगा, यहाँ भी ADS सीक्रेट नहीं होगा, बीपी अपना नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसका दूसरा है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। अब इसका दूसरा है क्लास 2, सेकंड जो ट्रीटमेंट है, अगर इससे भी मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो है डायूरेटिक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे, डायूरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब डायूरेटिक्स क्या करते हैं, बॉडी से यूरिनेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि बॉडी से क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होगा, सोडियम और फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो भाई जितना फ्लूइड बाहर निकलेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही जब क्या होगा, ठीक है, वेनस रिटर्न्स कम होगा, बीपी खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप जानते ही हैं बीपी के बारे में, जितना यूरिन आउटपुट होगा, जितना वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो जाएगा, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। तो फ्रूसीमाइड, टॉर्सीमाइड बोलते हैं, या लेसिक्स के नाम से आता है, फिर थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ये जितने भी डायूरेटिक्स है ये सब क्या करते हैं, फिर इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। फिर है हमारा दूसरा क्लास 3 जो है हमारा, क्लास 3 में जो आता है वो आता है हमारा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। देखिए यहाँ जो एल्डोस्टेरॉन निकल रहा था वो क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रिटेंशन करता है। तो ऐसे ड्रग्स का अगर हम यूज़ करें जो एल्डोस्टेरॉन को ही ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, फिर सोडियम रिटेंशन नहीं होगा, वाटर नहीं आएगा, तो बीपी खुद ब खुद कम हो जाएगा। और दूसरा एक काम बहुत एक रिसर्च में देखा गया है, जो कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, अगर हाई मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड में रहे तो वो क्या करेगा, हार्ट के अंदर क्या करेगा, चेंजेस लाता है, फाइब्रोसिस डेवलप कर देता है। बहुत जल्दी हार्ट में फाइब्रोसिस होने लगती है। तो हार्ट को फाइब्रोसिस से बचाने के लिए भी एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट का यूज़ किया जाता है। और उसमें जो ड्रग्स आता है उसे बोलते हैं स्पाइरेनोलैक्टोन। क्या बोलते हैं, स्पाइरेनोलैक्टोन ड्रग्स का यूज़ होता है। अब है इसके बाद 3rd लाइन ट्रीटमेंट में दूसरा है, वो है हमारा हाइड्रेलाजीन। हाइड्रेलाजीन क्या करेगा, जो हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ना आर्टरी का,
आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, इसकी वजह से भी आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो हाइड्रोलाइजिन क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है, वैसोडाइलेटर। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसको फैला देगा, जो आर्टरी सिकुड़ गई है उसको फैला देगा। तो जैसे ये बढ़ेगा तो टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, तो खुद ब खुद बीपी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि सारा जो सिस्टम है वो बीपी बढ़ा रहा है और हम बीपी को कम करके मैनेज करके हार्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोलाइजिन हो गया सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। अब फोर्थ लाइन इसमें जो ट्रीटमेंट है वो है हमारा डिजॉक्सिन और डाबूटामीन। अब क्या होता है, देखिए यहाँ हार्ट रेट बढ़ रही है, एक तो यहाँ हार्ट रेट बढ़ रही है और ऊपर से इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो पहले से ही बेचारे की कम है। तो जो ये डिजॉक्सिन है वो क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग पावर को तो बढ़ाएगा और हार्ट रेट जो ज़्यादा तेज चल रही थी उसको कम करेगा। तो आराम से बहुत अच्छे से ब्लड पंप हो पाएगा, ठीक है, और पूरे बॉडी में परफ्यूजन अच्छा हो जाएगा इसमें। यानी कि हार्ट रेट को कम करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। और जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसमें भी इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, डिजॉक्सिन और डाबूटामीन का, ठीक है। फिर हमारा क्लास 1 में जो आता है वो है बीटा ब्लॉकर। अब देखिए यहाँ पे बीटा रिसेप्टर पे ये जब नॉरएपिनेफ्रिन अटैच हो रहा था तो हार्ट रेट बढ़ रही थी। अगर हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाए तब भी क्या होगा, हमारा डायस्टोलिक टाइम कम होने की वजह से ये अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर जल्दी अच्छे से ब्लड नहीं पंप हो पाएगा। तो बीटा ब्लॉकर का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटाप्रालोल और कार्वेडिलोल, एटिनालोल, ये सब जो ड्रग्स आते हैं ये क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन इस पर अटैच नहीं होगा तो हार्ट रेट खुद ब खुद कम हो जाएगी। पेशेंट में देखने को मिलता है कि पेशेंट करता है मेरे को पाल्पिटेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे के हार्ट की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ी से चलने लगता है, ठीक है। तो उस पाल्पिटेशन को कम करेगा और इससे क्या होता है, हमारे हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको जो प्रोग्रेसिवली चलती जा रही है उसमें मदद मिलेगी। तो ये मेनली ये जो ड्रग्स है मैंने आपको बताया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के, ये ड्रग इनमें से मेनली AC इनहिबिटर और ARBs और डायूरेटिक्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे पेशेंट की ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब है, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो ये सभी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए आपको एक बात इसमें क्लियर हो रही होगी कि यहाँ अगर हार्ट फेल होना स्टार्ट हुआ है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, ठीक है। हमारे पास कुल मिला के अगर परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो कि हमारा हार्ट फेल होना स्टार्ट हुआ, हमने 1 वीक 10 डे 1 मंथ मेडिसिन खाई और उसके बाद हमने छोड़ दिया और हम ठीक हो जाएँ, देयर इज़ नो मेडिसिन, ठीक है। अभी कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं है। सिर्फ जो हार्ट हमारा फेल अगर होना स्टार्ट हो गए, जल्दी फेल हो जाता, मान लीजिए 1 साल में 1.5 साल में, तो उसको हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके लंबे समय तक हम उसको चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे होना ही है, उसको फेल तो वो होना ही है, हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ेगा फिर हार्ट का साइज़ बढ़ता चला जाता है और वो हार्ट फेल हो जाता है। तो अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आप ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के अगर आप पेशेंट हैं, तो ध्यान रखें कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको अगर आप स्टार्टिंग कंडीशन में हैं या प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन में हैं तो उसको अभी से मैनेज करें, ठीक है। अभी से मैनेज करने की कोशिश करें, चाहे सॉल्ट कम करें, एक्सरसाइज करें या फूड में जो भी है आपके जैसे भी करके, मतलब आपका जो डॉक्टर कहता है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टार्टिंग कंडीशन में बिना मेडिसिन के ठीक करने की कोशिश करें। और अगर आप मेडिसिन पे हैं तो मेडिसिन को कभी भी ना छोड़ें, ठीक है। कई पेशेंट करते हैं कि आज मेडिसिन खा लिया, आज बीपी ज़्यादा लग रहा था, ज़्यादा परेशानी हो रही थी, कल ठीक है नहीं खाया, तो लगातार क्या होगा, आपका हार्ट ही फेल होगा। कोई इससे किसी को लाभ नहीं है, आप ही को नुकसान होगा और आप ही की जो ज़िंदगी है वो इससे कम हो जाएगी, और ठीक है। तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या बीपी का पेशेंट है तो अपनी मेडिसिन प्रॉपर टाइम से लें और एक्सरसाइज करें और अपना जो भी आपका डॉक्टर कहता है उसको प्रॉपरली रूटीन में अपने लाएं। तो ये था हमारा हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई दिक्कत आ रही है, मेरे से कोई कमी रह गई है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।